कश्मीर की कहानी शुरू हुई थी आई थिंक 1950 के आसपास, जब शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने जेल में बंद किया था। उसके पश्चात करीब आई थिंक 5 से 7 वर्ष शेख अब्दुल्ला देश की विभिन्न जेलों में घूमे हैं और रहे हैं। और उसके बाद जब उनको छोड़ा गया है, वहाँ से स्थिति ख़राब ही होती गई। और 1990 वो कट ऑफ पॉइंट है जहाँ से आप सभी जानते ही हैं, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि 1990 में क्या हुआ था और किस प्रकार से मिलिटेंसी को एक सिस्टेमिक तरीके से बढ़ावा दिया गया। और मिलिटेंसी क्यों बढ़ी कश्मीर में, उसके पीछे आशीष जी के कुछ अपने मत हैं। और उनके हिसाब से शेख अब्दुल्ला को अगर नेहरू ने और उस समय की रिजीम ने अच्छे से हैंडल किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। जी को ऐड कर रहा हूँ, आशीष जी आ गए हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रधारा के फेसबुक लाइव में। और मैं अभी आपकी प्रतीक्षा करते करते हमारे दर्शकों से यही बात बता रहा था कि शेख अब्दुल्ला थोड़ा थोड़ा आइडिया है जो पड़ता है कि शायद शेख अब्दुल्ला को अगर बेहतर हैंडल किया गया होता नेहरू द्वारा तो कश्मीर समस्या आज जिस रूप में हमारे सामने है वो नहीं होती। Am I right? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और 1990 का वो जो वाकया हुआ शायद वो भी नहीं होता। अच्छा, 1990 के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो कई कश्मीरी मित्रों से भी बात करके वो लगता है कि उसका दर्द तो अपनी जगह है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं समहाउ अभी भी, ऑफ कोर्स कश्मीरी पंडित ये नहीं मानते, हमारे जितने भी कश्मीरी भाई हैं वो शायद ये इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते। लेकिन देश में कई लोग अभी भी ये समझते हैं कि कश्मीर में 1990 में जो कुछ मिलिटेंसी हुई और जो एथनिक क्लिंजिंग हुई वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। What is your view? No, no, Was it a absolutely, one-off incident? absolutely incorrect. Absolutely incorrect. In fact, let's go back in time, and if we Kashmir problem actually started from, let's say, officially Kashmir problem started in 1947, and just before, around that time when Kashmir, as a state, as an independent princely state, had not acceded to India. बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। खैर, इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। जो फौज थी, फौज उस वक्त वाइसरॉय को रिपोर्ट करती थी। उस वक्त फौज हिंदुस्तानी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर या जवाहरलाल नेहरू को रिपोर्ट नहीं करती थी। इन दी इंटरिम इट वाज स्टिल द वाइसरॉय। और कश्मीर में उस वक्त जो फौजी दबदबा था वो ब्रिटिश फौज का दबदबा था। हिंदुस्तानी फौज और एनी ऑफ द अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी डिड नॉट एग्जिस्ट देयर। अब ये शुरू कैसे हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बारे में हिंदुस्तानी सरकार को कुछ नहीं पता था। 47 में जब कबायली रेड हुई, ये रावलपिंडी से जब शुरू हुआ, इट वॉज पिक्ड अप बाय ब्रिटिश इंटेलिजेंस। इंडियंस हैड नथिंग टू डू विद इट। दे हैड नो फ्रीकिंग क्लू कि ऐसा कुछ होने वाला भी है। इट वॉज नॉट ऑन द होराइजन। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि क्योंकि आपका फौज में ज्यादा दखल नहीं था, पर होना चाहिए था। एक देश अगर आपको चलाना है, आपने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी, तो काउंटर इंटेलिजेंस कैसे नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है। खैर, ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को बताया। वाइसरॉय प्लान्ड अ मिशन। वाइसरॉय सेड, लेट मी सेंड सम ट्रूप्स इन। द मिशन वाज वेरी सिंपल, to get the British operatives out of the valley. So, एक तो British operatives, कुछ residual British forces and pensioners, British pensioners who were still in the valley.
वैली क्योंकि इतना ब्रिटिशर्स को वैली बहुत पसंद थी, मिलता जुलता था, वेदर बड़ा अच्छा था, डल लेक था, फलाना दो था, कश्मीर उनके लिए भी हेवन था. सो मेनी ब्रिटिशर्स वर स्टिल देयर. इफ यू सी ओवरऑल, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिशर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत शुरू से रहा है. सो द मिशन वाज वेरी सिंपल, गेट योर पीपल इन, get them out. It was a surgical mission. When Nehru got to know of it, Nehru ने हाई तौबा मचाई. Nehru gets the credit. Sorry, so what was the time frame? What was the time frame? ये 47 before Kashmir acceded to India. Before So Kashmir. just a couple of months हाँ, or just around that time. आजादी से के ये okay, एक दो just a few महीने months. कबायली रेड की बात बता रहा हूँ मैं आपको. When Nehru got to know, नेहरू ने बहुत हाई तौबा मचाई कि भाई मेरा कश्मीर कैसे हम लोग छोड़ दें उसको. ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड कश्मीर टू गो टू पाकिस्तान. ये बड़े, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये यू नो इट्स हमारे यहाँ हिस्टोरिकल ट्रेवेस्टीज हैं. जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, दे शुड बी इन सम सर्कस. They have no freaking clue about history. So it is on record that Mountbatten wanted Kashmir to go to Pakistan. और ये भी matter of fact है, even Sardar Patel wanted Kashmir to go to Pakistan. क्यों? Sardar Patel wanted two trade-offs. These are documented facts. One, he was not able to handle Junagadh. He was very clear. His official perspective was, between Kashmir and Junagadh, I would rather have Junagadh, let Kashmir go to Pakistan, because it is a 99% Muslim majority state. मुझे कश्मीर से क्या करना है? अगर ऐसी सिचुएशन रही तो सरदार पटेल वाज राइट कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आपको टूरिस्ट बन के कश्मीर जाना पड़ेगा. आज भी 70 साल के बाद आप आज ऐसे टूरिस्ट ही जा रहे हो. आज जो कश्मीरी पंडित वहां का अबोरिजिनल है, वो भी ऐसे टूरिस्ट ही जाता है वहां पे. वो कोई परमानेंट रेजिडेंसी पे नहीं जाता. वो बेचारा भी, मैं भी जब जाता हूँ तो वैसे टूरिस्ट बन के जाता हूँ, है ना, वापस आ जाता हूँ, वहां रह तो नहीं सकता उस वक्त. और दूसरा ट्रेड ऑफ ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ था, कश्मीर के बदले लाहौर. एंड आई स्टिल बिलीव, आई एम टेलिंग यू, इवन एज अ कश्मीरी पंडित, अगर ये तो तय था, ये 47 में तय हो गया था कि ऑफिशियली अनऑफिशियली हमको वहां से निकलना पड़ेगा. या जाएंगे या निकाले जाएंगे, परसिक्यूट होंगे या कजोल होके निकाले जाएंगे, ये तो तय था. एनीबडी हु सेज दैट ही डिड नॉट सी दिस कमिंग इन 47 इज अ ब्लडी फूल. सो Lahore was a far better strategic asset that would have changed the geopolitical narrative of India. आज जो ये चाइना, ये नेपाल और ये जब छोटे मोटे चीजें हैं, पाकिस्तान would have been reduced to a small पेबल भी नहीं होता आज पाकिस्तान, अगर लाहौर हमारे पास में होता. इमेजिन पूरा इंडियन ओशन हमारे पास में. लेकिन कश्मीर पूरा हाथ से निकल जाता ना. कश्मीर आज भी हाथ से निकला ही है, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल विल न तब थी ना आज है. देखिए 74 साल में कुछ नहीं बदला. अब जो आपका पहला सवाल था कि 1990 में क्या हुआ, 1990 में कुछ नहीं हुआ. वो गुब्बारा कब से फूल रहा था, वो 1990 में उस स्टेज पे आ गया, उसको एक प्रिक की जरूरत पड़ी, वो फट गया. कश्मीर वॉज अ डिबेकल जिसके पीछे 4 pronged इथनिक क्लिनजिंग स्ट्रेटेजी थी. दुनिया में ऐसी स्ट्रेटेजी, देखिए दुनिया में इथनिक क्लिनजिंग बहुत जगह हुआ, वो बड़ा एक स्ट्रेट सर्जिकल ऑपरेशंस थे. जहां जहां पे ऐसा हुआ, बहुत सिंपली प्लान्ड ऑपरेशंस थे कि भाई इनको मारो, निकाल दो, खत्म करो बात. लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ. कश्मीर में क्योंकि जो हिस्टोरिकल नैरेटिव था, वो इट्स अ वेरी, कश्मीर की ट्रेजेडी ये है कि उसका हिस्टोरिकल नैरेटिव पूरे वहां के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को टिल्ट करता है इन फेवर ऑफ अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी कॉल्ड कश्मीरी ब्राह्मण. या कश्मीरी ब्राह्मण्स में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कश्मीर में जातिवाद एक्चुअली स्कोप नहीं था, क्योंकि 100% हिंदू ब्राह्मण थे, तो वो जातिवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो सारे जो हिंदूज थे वो 99.9% हिंदूज व ब्राह्मण्स, उनके फेवर में टिल्ट करता था. लेकिन पॉपुलेशन 99.9% मुस्लिम्स की थी. मतलब 1990 तक 98.2% वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी. एक छोटी सी मिनिस्क्यूल सिख कम्युनिटी थी, उसमें भी छोटा सा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी थी. दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि जो आपने 1956 की जो बात की आपने, 1956 में शेख अब्दुल्ला को जब जेल से वो छूटा, ग्रेट कश्मीर कंस्पिरेसी केस उसको कहा जाता है. जो बहुत पुराने कश्मीरी हिस्टोरियंस हैं उनको ये बात पता है कि शेख अब्दुल्ला ऑलवेज वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर. और शेख अब्दुल्ला ने काफी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए काफी काम किया था. सो एंड
there is no doubt that Sheikh Abdullah was a very, very popular, was an immensely. ये कहा जा सकता है कि Sheikh Abdullah was an equivalent of a Nehru in Kashmir Valley. मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ. शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट क्यों किया? अब्दुल्ला इसीलिए अरेस्ट हुआ था बिकॉज जब आजादी हुई, शेख अब्दुल्ला वाज अ पॉपुलर लीडर, बट शेख न्यू, शेख को ये बात पता था कि ब्रिटिशर्स, लेकिन शेख अब्दुल्ला वाज वाइज इनफ टू नो कि अगर मैं पाकिस्तान में गया मैं खत्म हो जाऊंगा. शेख हैड नो फ्यूचर देयर. एंड यू नो ये मुस्लिम नैरेटिव को भी, ये अभी भी जो जो देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वो भी ये बात को बहुत अच्छे से समझती है कि कश्मीरी मुसलमान इज ए मिसफिट इन द पाकिस्तान नैरेटिव. Kashmiri Muslim does not fit in Pakistani narrative at all. That is a hardcore Punjabi, Sindhi and an Afghani narrative which is in Pakistan. उसमें Kashmiri Muslim is an alien. He does not fit into you're right. that. और ये जैसे we can see what they have done to Kashmiris and POK also. और खासकर अगर आप देखिए इवन मुजफ्फराबाद, हम ये जो बॉनहॉमी, ये हमारे पॉलिटिशियंस की बेवकूफी है. ये जो मुजफ्फराबाद और वैली का जो बॉनहॉमी है, मुजफ्फराबाद फॉर गॉड सेक दे डोंट स्पीक कश्मीरी एट ऑल, दे डोंट नो कश्मीरी. तो ये जो हम कहते हैं ना कि आजाद कश्मीर, और ये हम दोनों में, अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं भी कश्मीरी, मैं एक कश्मीरी मुस्लिम हूं, मुझ में और अक्रॉस जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम में कोई कॉमनैलिटी नहीं है. ना हम में कल्चर की कॉमनैलिटी है, ना हम में लैंग्वेज की कॉमनैलिटी है, ना हमारे ट्रेडिशंस कॉमनल है. कुछ भी हमारे में नहीं है. तो क्या ये पिछले, ऐसा है कि ये पिछले 60 वर्षों में नष्ट किया गया है या नहीं, ये हमेशा से ये डिस्टिंक्शन था? ये डिस्टिंक्शन, दोनों पार्ट्स, ये डिस्टिंक्शन हमेशा से था. ये डिस्टिंक्शन हमेशा से था क्योंकि अक्रॉस द झेलम वैली हमारा जो बेल्ट शुरू होता है, दैट वाज मोर ऑफ, एक तरफ उसके अफगानिस्तान पड़ता है, तो आपको गिलगिट, बाल्टिस्तान, अफगानिस्तान, जो पूरा दरी और पश्तो बेल्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है. और थोड़ा सा अगर आप और नीचे वेस्ट की तरफ चले जाएं तो आपको सिंध मिलेगा, आपको कराची मिलेगा, तो पंजाबी कल्चर बहुत है वहां. वैली का जो जो स्पेसिफिक लोकल जो इन्फ्लुएंस है, वो बड़ा मॉडर्न इन्फ्लुएंस है. और उसमें जो इन्फ्लुएंस आया वो अफगान की वजह से ज्यादा आया. फिर उसके बाद में मुगल्स आए, वो अफगान ने वो कल्चर बदला. जो बेसिकली जो कन्वर्शन हुए कश्मीर में, जो कश्मीर ने जर्नी तय की फ्रॉम 100% हिंदू टू 100% मुस्लिम, जो जर्नी तय हुई, वो अफगान राज की देन थी. जो दुनिया में सबसे बड़े नरसंहार जो हुए, वो अफगानियों ने कश्मीरियों पे किए. वो कश्मीरियों ने कश्मीरियों पे नहीं किए. कश्मीरियों ने कश्मीरियों पे जो जुल्म करना शुरू किया, वो 1980 और 1990 की या 47 के बाद की बात है. लेकिन 800 साल का जो खूनी इतिहास रहा, जिसमें एक 100% कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू मुस्लिम्स, दैट वाज कर्टसी अफगान्स. उसमें अफगान्स आए, उसमें बहुत बाद में शामीर आए और इंचन आए, और फिर किस तरीके में बाद में अफगानियों का रूल कश्मीर में शुरू हुआ, और उसके बाद में छोटे मोटे इधर उधर के किंगडम ने भी राज किया. फिर उसके बाद में औरंगजेब हुआ, फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए. तो ब्रिटिशर्स ने कुल मिला के पूरी हिस्ट्री को डॉक्टर करके एक किताब हमारे पूर्वजों को पकड़ा दी कि बेटा आज से तुम अपने बच्चों को ये हिस्ट्री पढ़ाओगे. और वही मेरे ग्रैंडफादर ने वही पढ़ा, मेरे फादर ने वही पढ़ा, उन्होंने मुझे भी वही पढ़ाया, और हमारे जो बेवकूफ पॉलिटिशियंस है वो भी यही पढ़ते थे. खैर, अब मुद्दा रहा कि कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि 1990 हुआ. 1990 में कुछ नहीं हुआ. 1990 was only a byproduct, was an end product of a chemical reaction. इस chemical reaction के 4 हिस्से थे. The ethnic cleansing in Kashmir was based on 4 principles, 4 state sponsored principles. मैं key word here is state sponsored. देखिए कश्मीर में क्या हुआ कि जब शेख अब्दुल्ला की बाद में सरकार दोबारा बनी और शेख जब जेल से बाहर आए, he was a transformed man. यही चीज उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो शेख अब्दुल्ला की सो कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी है, खैर वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा परहैप्स इज एन अंडरस्टेटमेंट, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे नहीं थे. तो शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी में ये कहा कि मैं कैसे कश्मीर की कल्पना करता हूँ. मैं एक ऐसे कश्मीर की कल्पना करता हूं जिसमें एक कश्मीरी हिंदू एक कश्मीरी मुसलमान के घर में नौकर हो.
Yeah, Oh. this is written in his autobiography. That I dream of a Kashmir where a Hindu is a servant in a Muslim's home, because the narrative was very different. See, we were a minuscule minority there. हम minority भी नहीं थे, we were a minuscule minority. But Do you remember which year was this? ये शेख की बायोग्राफी 70s में आई थी. It is there. It is, anybody who has interest should read that, and should also read. Then Jagmohan has also given a reference, "Jo My Frozen Turbulences in Kashmir." That is also a beautiful account of what happened. Kashmir as I see it through Governor Jagmohan's eyes. तो देखिए, कहीं पर भी अब मॉडर्न इतिहास हो चुका था, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म वाज अ फ्लेवर, सो कॉल्ड फ्लेवर ऑफ इंडिया. सो आप ऑफिशियली कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अनऑफिशियली स्टेट ने 4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की. इसमें क्या था कि भाई, मुझे अगर बदला लेना है, मुझे अगर यहाँ निजाम मुस्तफा एस्टैब्लिश करना है, विच मीन्स अगर मुझे सदर रियासत बनना है, मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे धर्म का कार्ड खेलना पड़ेगा. तो उन्हें पहली चीज क्या की कि माइनॉरिटीज को हटाना पड़ेगा या उनसे टोटली सरेंडर कराना पड़ेगा. अब वो कैसे होता? लेट अस बिगिन बाय द ऑपरेटिव वर्ड इज दैट वी वांट, क्योंकि नेहरू तब तक अलाइव थे और तब तक एक इमोशनल कॉर्ड, कश्मीरी पंडित्स एक इमोशनल कॉर्ड रहा. चाहे वो नेहरू परिवार हो, चाहे वो गांधी से जुड़े हुए लोग थे, या जनरल पॉलिटिशियंस जो थे, उनका कश्मीर के साथ में बिकॉज ऑफ नेहरू फैमिली जो था एक इमोशनल कॉर्ड था. तो सब लोग कश्मीर की बात जरूर करते थे. तो कश्मीर को हटाना, कश्मीरी पंडितों को हटाना इतना आसान नहीं था. एज वुड हैव बीन द केस विद मे बी सम ट्राइब इन मध्य प्रदेश, और सम ट्राइब इन पंजाब, और सम ट्राइब इन साउथ. जितना आसानी से आप उनकी आवाज को दबा सकते थे, यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद कश्मीर कश्मीर करता है, तो आप कैसे दबाओगे? तो उन्होंने स्ट्रैटेजी जो थी वो क्या थी? सबसे पहले इन लोगों की जमीनें छीन लो. जब आपकी जमीनें खत्म हो जाएंगी तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्यों? जितने कश्मीरी ब्राह्मण थे, जितने कश्मीरी पंडित थे, वो सबके सब जागीरदार थे. मेजॉरिटी ऑफ देम. जो कश्मीर का जो मॉडर्न फेस था, मैं 1980-90 की बात नहीं कर रहा हूं, 47 के बाद में, या प्री, लेट्स पुट इट दिस वे, प्री अफगानिस्तान, प्री अफगान रूल इन कश्मीर, ऑल कश्मीरी ब्राह्मण्स वर stakeholders of religious places. They were caretakers, and the land that came with it. That was one. और मॉडर्न जमाने में 47 के बाद में कई जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने, बिकॉज दे वेंट इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स, उन्होंने अपनी अपनी जागीरें बनाई. ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि लैंड क्यों. देखिए, हिंदुस्तान में 47 के बाद में जागीरदार एक्ट सब जगह आया. ऐसा नहीं है कि खाली कश्मीर में आया, सब जगहों पे जागीरदार एक्ट आया. लेकिन जागीरों के बदले लोगों को कॉम्पनसेशन मिले, पट्टे मिले, और भी कई सारी सुविधाएं मिली. कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ. कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ. कश्मीर के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, मैं उसको कहता हूं द ग्रेट लैंड रॉबरी एक्ट, उसके तहत क्या किया गया? सारे कश्मीरी जागीरदारों की जमीनें स्टेट ने, उनका कब्जा जो था वो स्टेट ने नहीं लिया. उनने क्या कहा? उसको कहा जी ये काश्तकार एक्ट है. काश्तकार मतलब फार्मर्स एक्ट है. ये लैंड रिफॉर्म, ये लैंड एक्ट नहीं है, जागीरदार एक्ट नहीं है, ये काश्तकार एक्ट है. मेरे कश्मीरी मुसलमान भाई जो हैं, जो हिंदुओं के खेतों में काम करते हैं, अब से ये जमीन उनकी हो. सी, सो इट वाज कि मैं नहीं ले रहा हूं, मैंने नहीं लिया, सरकार ने नहीं आपकी जमीनें ली. ये तो वो बेचारा जो किसान है, मैं तो उसको देने का हक बनता है. ये वो गरीब है बेचारा, उसको दे दीजिए आप जमीन. तो हिंदू, तो इसकी नींव वहीं से पड़ गई. जी जी जी. तो वो पहला, देखिए, वो एक पहला मास्टर स्ट्रोक था शेख अब्दुल्ला का, कि भाई लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में हिंदुओं की जमीनें ले लो. जब जमीन ही नहीं रहेगी तो वो करेगा क्या? यहाँ पे अपने आप चला जाएगा बाहर. आप ये बात समझिए कि इससे पहले 6 बारी माइग्रेशन हो चुके हैं. जो इलाहाबाद में, जो यूपी के बाकी हिस्सों में, काशी मथुरा में, लखनऊ में जो कश्मीरी हिंदू रहते हैं, वो से कईयों सेंचुरी से लगातार पलायन कर ही रहे थे. तो वो थे, तो ये भी चले जाएंगे. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसलिए भी है कि सी द पॉलिटिक्स, हम लोग अपने आप को, जो हमारे हो, वो अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं. तो एक अनपढ़ कौम ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, ये आज भी किसी को समझ में नहीं आता. आप समझिए इसके रिपरकशंस क्या थे जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था.
किसी को भी, नीरज आपने एक घर बनाया, आपका घर पुश्तैनी घर नहीं है, आपने अपनी मेहनत करके अपने पैसे जमा करके सुई से साइकिल का सफर तय किया और एक अपना फ्लैट बनाया। क्या सरकार को यह हक है कि आपका फ्लैट नेशनलाइज करे? क्योंकि आपको वो जमीन सरकार ने नहीं दी। आपको सरकार ने कोई वो नहीं दिया कि भाई नीरज की सर्विसेज से खुश होके मैं आपको ये लीजिए, आप 50 लाख रुपए ले लो और सरकार वापस मांग रही है। आपकी अपनी मेहनत का कमाई था। यू बॉट योर फ्लैट बाय द स्वेट ऑफ योर ब्राउ, राइट? सो कश्मीरी पंडित्स के बारे में ये समझना जरूरी है कि वो जो जागीरदार थे, वो ट्रेडिशनल जागीरदारी के कॉन्सेप्ट में नहीं आते थे। उनको जागीरें खैरात में नहीं मिली थी। उनको जागीरें किसी राजा महाराजा ने या किसी स्टेट ने खुश होके नहीं दी थी कि वो जागीर करी थी। सो इट वॉज This is a अनफेयर, very important point. इट वॉज लीगली, इट वॉज अ लीगल मैल प्रैक्टिस। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लोगों की जानकारी के लिए, कि जितने लोग, जितने ये जागीरदार थे, इन्होंने मिलके एक कंसोर्शियम बनाया था, एक दो कंसोर्शियम्स थे इनके, और इन्होंने केसेस अभी भी चल रहे हैं JNK के काफी सारे केस में। मेरी फैमिली का केस चल रहा है वहां पे, जो अब कई सालों से लोग अटेंड नहीं कर रहे, वो अलग बात है, बट इट्स अ लीगल डिस्प्यूट। दैट लैंड डज नॉट बिलोंग टू द पीपल हु आर लिविंग ऑन दोज लैंड्स, हु आर टिलिंग दोज फार्म्स। और आज सरकार क्या कर रही है, जब एयरपोर्ट के अगल बगल में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, या इंडियन रेलवेज ने जो प्रोजेक्ट बनाया, आप जानते हैं उसका पैसा किसको मिला? ये लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है, दिस लैंड बिलोंग्स टू हिंदूज, बट द कॉम्पनसेशन वॉज गिवन टू मुस्लिम्स, जिनका आज उसके Oh ऊपर कब्जा है। अच्छा, उसमें my ये भी सब, goodness. उसमें क्या हुआ, फिर काफी सारे पार्लेज हुए। वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, माय फैमिली, माय फोरफादर, दे हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद द शेख फैमिली। फाइनली इट वाज एग्रीड कि भाई चलिए, अगर किसी की कोई बहन बेटी है, उसको कोई हिस्सा देना चाहता है, तो कुछ उसको दिया जा सकता है, उस पर हम कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी मतलब एक अंश. एक अंश आप रख सकते हो, लेकिन कब तक? ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years। अच्छा, उस Oh. 20 ईयर की भी शर्त थी। ऐसा नहीं कि 20 साल आप खुश हो गए और जमीन आपको मिल गई, नहीं। 20 साल उसके ऊपर जो प्रोड्यूस होगा। देखिए, कश्मीर की इकोनॉमी के अगेन 4 तंत्र थे: सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। वहां और तो कुछ था नहीं। जो भी कुछ जुड़ा था वो जमीन से जुड़ा था, जमीन से जो पैदावार होती थी उससे जुड़ा था। तो उनका ये कहना था कि 20 साल आपको 2/3 जो है वो किसान लेगा, 1/4, 1/4 आपको मिलेगा। मतलब अगर 100 किलो सेब निकले, तो भाई 25 किलो सेब आप रख लो, वो भी 20 साल, उसके बाद वो उसके हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। सो द होल स्ट्रैटेजी वॉज कि आप ऐसा लैंड रिफॉर्म एक्ट ला, उसको तभी तो कहते थे, उसको जागीरदार एक्ट नहीं, उसको लैंड रिफॉर्म एक्ट कहा गया। इतने इंटेलिजेंट लोग थे, और हम अपने आप को समझते थे कि भाई हम तो टोपी पहन के दुनिया का, हम तो अब राजतंत्र चलाते हैं। इतने बेवकूफी हमारे पॉलिटिशियंस को कभी ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, ये पहली, Ashish, which year was this? दिस वाज 56 ऑनवर्ड्स। 56. So, as you said, a lot of Kashmiri Pandits are still battling out in the courts Oh, of against course, this act, these are all cases against the which are there in the accusations. court, in various courts in Kashmir. But पिछले 30 साल से So, अब तो वो रजिस्टर, मतलब वो कंटिन्यूअसली परस्यू नहीं किए गए होंगे, क्योंकि कोई कैसा करेगा, कोई रोटी कपड़ा मकान देखेगा या कोर्ट का केस देखेगा? तो ये हो गया। अच्छा जी, फिर बचा, उनने कहा कि so why didn't Kashmiri brothers go to Supreme Court and request for a cumulative hearing? हाँ, there are various categories of cases which have been filed. There are even class action cases that were filed. There are, see, you have to, Exactly. beyond high court you can't jump. So high court में अभी सुनवाई चल ही रही थी, हाई कोर्ट में और अलग अलग छोटे छोटे सिविल कोर्ट्स में। जो अब हमारा लॉ वैसा है कि भाई यू हैव टू कीप ऑन मूविंग अप द लैडर। सो बाय द टाइम यू वुड हैव रीच्ड द टॉप, वी वर थ्रोन आउट। अच्छा, सेकंड चीज उसके बाद में क्या हुई, एक तो हो गया जमीन इनकी खत्म कर दो। फिर हुआ कि यार अब हमने फिर क्या करना, जब जमीनें छिन गई तो हमने नौकरियां करना शुरू करा, तो सरकारी नौकरियों में हम लोग आ गए। अच्छा, फिर जब इनको ये समझ में आया कि यार ये लोग तो ऐसे भी नहीं जा रहे, इनकी जमीनें दिखने को बड़ा मकान है अंदर से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जा नहीं रहे हैं, है ना, फिर भी नहीं जा रहे हैं हम लोग, फिर भी नहीं निकले, तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी नौकरियां खत्म कर। सो द सेकेंड स्ट्रैटेजी वॉज
कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनमें हिंदुओं का दखल खत्म हो गया। जितने 60 में जिन्होंने 50-60 में जिन लोगों को नौकरियां मिल गई, उसके बाद से इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग, आप चेक कर लीजिए, हिंदुओं को नौकरियां मिलना खत्म हो गया था। हिंदुओं को नौकरी नहीं मिलती थी। जो रिटायर हुआ उसके बदले मुसलमान आया। जो नई जॉब्स मिलती थी, द डिक्टेट वाज वेरी क्लियर दैट हायर मुस्लिम्स हुआ कि जितना एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिसपे आपके, वो फिर भी शायद आपको नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में उनका दखल था, सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में हिंदू थे। ठीक है, तो थोड़ा एक इमोशनल वो था, एक सपोर्ट था कि चलो कोई तो अपना है, सुनवाई हो रही है ना, सुनवाई हो रही है। लेकिन अब जब उनको ये लगा तो नौकरियां मिलना बंद हो गया। तो ये था कि भाई जमीनें छिन गई, अब नौकरियां भी गई, अब तो जाएंगे। हम फिर भी नहीं गए। हमने कहा क्यों जाएं, भाई हमारी मिट्टी है, हमारी जमीन है, यहाँ के बच्चे हैं, हम क्यों जाएंगे यहाँ छोड़ के। आप सोचिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक चीज है नीरज भाई, कि सारी दुनिया में इतने गदर हुए, इतने परसिक्यूशंस हुए, इतने जेनोसाइड हुए, वो सब के सब माइग्रेट कर गए। जूस आधे हिंदुस्तान में हैं, हमारे इजरायली लोग यहाँ पे हैं, अब ये आपके जितने पारसी हैं वो बेचारे पूरी पर्शियंस। दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं। कश्मीरी हिंदुओं पे 800 साल जुल्म हुआ। 800 साल उनको मारा गया, काटा गया, उनकी संस्कृति को तबाह कर दिया गया। वो फिर भी अपनी मिट्टी छोड़ के नहीं गए। आप सोचिए 1990 में या 80, 89, 90 में कितने खतरनाक हालात रहे होंगे कि वो छोड़ के गया। वो 800 सालों का परसिक्यूशन वो झेला, मगर वो 1 साल का परसिक्यूशन नहीं झेल पाया। यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन। एनीवे, सो हम फिर भी नहीं गए। तो थर्ड स्ट्रैटेजी को लाया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, दूरदर्शिता देखिए, मतलब यू मस्ट ग्रांट देम पॉलिटिकल जीनियस, कि जमीन गई, जायदाद गई, नौकरियां से भी गए। अब ये था, ये गए क्यों नहीं भाई, अब इनकी पढ़ाई खत्म कर दो। ओ, पढ़ाई खत्म कर दो। ओके। पढ़ाई कैसे खत्म कर दो, कि भाई इनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो इनका रूट है कश्मीर में रहने के लिए, जो ये रूट लेते हैं, क्योंकि आई डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल नो, बट कश्मीरी पंडित्स इज द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड विद 100% लिटरेसी रेट। इट इज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। फॉर अस, बिकॉज ऑफ अ हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद शारदा विद्यापीठ हम लोग चलाते थे, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है, the only form of what we understand prosperity is wisdom, and wisdom, knowledge, पढ़ाई लिखाई, यही एसेट्स हम लोग मानते हैं। तो इनकी पढ़ाई की पाइपलाइन आप खत्म कर दीजिए। अच्छा, पढ़ाई की पाइपलाइन आप कैसे खत्म कर दोगे, हम पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ना जानते थे, पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। देयर वाज एन अथॉरिटी दैट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, which was called J&K State Competent Authority. Now, J&K State Competent Authority, to simplify, is like your UPSC. कि जो बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको अगर किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको सिविल सर्वेंट बनना है, सो दिस इज दी अथॉरिटी जो ये तय करेगी इसको मेडिकल सीट मिलनी चाहिए, पॉलिटेक्निक मिलना चाहिए, इंजीनियरिंग मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं थी, ये तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन बट उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस ये था कि उसका कोई बेस नहीं था। J&K State Competent Authority was the only competent authority as the fundamental principle for admission to a professional college. The only requirement was, तब J&K State में 33% होते थे पास होने के लिए, 33% for you to clear your exams. 33% पे आप एलिजिबल होते थे किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट जो एडमिशन का प्रोसीजर था, it is such a travesty. It was based on a personal interview. पर्सनल इंटरव्यू? Yes, you had to apply, और फाइनली आपका जो डिसीजन होता था आपके जीवन का, वो एक पर्सनल इंटरव्यू होता था। अब ट्रेजेडी देखिए कि जब एक 10वीं की लिस्ट लगती थी या 12वीं की लिस्ट लगती थी या डिग्री
ग्रेजुएशन की जब फाइनल लिस्ट लगती थी, 1 से लेके 98 तक हिंदू होते थे, 2 मुसलमान होते थे, या 1 सिख और 1 मुसलमान होता था जब मेरिट लिस्ट लगती थी। लेकिन जब 10वीं की पॉलिटेक्निक में, 12वीं की इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में या उसमें यूपीएससी में जब लिस्ट लगती थी, वो उल्टा होता था, वो मिरर होता था कि जहां पहले टॉप 100 में 98% हिंदू हैं, जब एडमिशन की लिस्ट लगती थी तो 98% मुस्लिम हो जाते थे उसमें। कैसे हो सकता है? नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेवेस्टी, हिंदू स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर एजुकेशन। वो बैंगलोर गए, वो महाराष्ट्र गए, वो आंध्रा गए, और आंध्रा गए, या पुणे चले गए, कई जगहों पे वो चले गए जहां वो कैपिटेशन फीस का दौर था। इफ यू रिमेम्बर, कैपिटेशन फीस देके हम लोग Yes. अपने पूरे जीवन भर की कमाई जमा करते थे कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है। अच्छा, फिर भी हमारे Which year did it start, Ashish? Sorry to interrupt. जी, ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ ये ये समाज? लेट 70s से ये सब शुरू हुआ था, लेट 70s से शुरू हुआ था। तो इसमें जो सेंटर की गवर्नमेंट्स रही, मोस्टली ऑब्वियसली टिल दैट टाइम वाज कांग्रेस ओनली, Yes. either Nehru or Indira. Yeah. So they never intervened in any of these steps. They did not intervene. You know why? Interestingly, they said भाई आर्टिकल 370 है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो सजेस्ट कर सकते हैं वहां के जो, ये तो वहां का मैटर है, लोकल मैटर है। 370 आ गया तो 370 के पीछे छुप गए हर सब, 370 के पीछे छुप गए। अच्छा, अगर आज 370 हट सकता था, तब क्यों नहीं हट सकता था? So basically we तो were a हमेशा से हट spineless सकता था। political dispensation always when it came to this. अच्छा, क्योंकि it was appeasement, 370 had nothing to do with it. It was simple case of appeasement कि आप, you wanted to be, see, everybody, all our politicians, everybody wants to go to Kashmir. They want to enjoy the hospitality of Kashmiris and they want to have a good time. They want to be welcomed there properly. Nobody wanted to antagonize them. कि भाई घूमने फिरने के लिए तो कश्मीर जाना है, तो यार उन बेचारों का मूड क्यों खराब करना। हम जाते हैं, हमारा अच्छे से वेलकम होता है, लाल चौक पे हमारे लिए स्टेज लगता है, सब कुछ होता है, सब वो बोनहमी होती है। व्हाई स्पॉइल दैट बोनहमी? बट इन व्हाई स्पॉइल दैट बोनहमी, उस पिकनिक के चक्कर में एक पूरी कम्युनिटी खत्म हो गई। अच्छा, ये सब जब हुआ तो, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं निकले। जो लोग पढ़ते थे वो वापस आते थे, मेजॉरिटी, फार एंड फ्यू शायद इधर उधर चले जाते थे। अब जैसे मेरे कजिन भी थे, मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की चंडीगढ़ से, और उन्होंने नौकरी करना, उनको कैंपस में उनको रिक्रूटमेंट मिला, उन्होंने कश्मीर में, वो आए वापस, नौकरी नहीं मिली, साल 2 साल घर पे बैठे रहे, फिर बाद में क्रॉम्पटन ग्रीव बॉम्बे ज्वाइन कर लिया। सो बट द पॉइंट हियर वाज, whether your land was taken away, whether your jobs were taken away, whether your education was taken away, we did not leave. We did not. We demonstrated. आशीष, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है मेरे दिमाग में कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, बेंगलोर गए या कहीं भी गए, वो पढ़ने के बाद में सारे तो वापस नहीं आए होंगे, थोड़े बहुत लोग वापस आए होंगे। नहीं सारे, बट अधिकतर तो नौकरियों की वजह से चले गए होंगे, क्योंकि यहाँ नौकरियां तो थी नहीं। मोस्टली सारे ही पहले वापस आते थे गवर्नमेंट नौकरी के लिए। हमें ये पता था नहीं मिलेगा, लेकिन हर माँ बाप ट्राई करते थे। हर माँ बाप ये कोशिश जरूर करता था कि उसके बेटे को यही नौकरी मिले, कि भाई कोई क्यों जाए कश्मीर छोड़ के। Obviously, अपना स्टेट, जौक का शेर भी तो है, दिल्ली को लेकर के, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर, तो क्यों जाए कोई कश्मीर छोड़ के। तो कोशिश सबने की, लेकिन मिलती नहीं थी। अब जैसे मैं आपको अपने जो मेरे मामा है उनकी एग्जांपल देता हूँ। ही रिटायर्ड एज डीआईजी सिक्योरिटी J&K. Both his sons were distinction holders, and yet Farooq Abdullah did not give them a seat. They both had to then study outside, but they spent time, they tried, even after that they tried, job नहीं मिली, फिर वो बाहर गए। अच्छा, तब तक, अब देखिए ये 70 की बात थी, 80s आते आते फिर आपका फंडम, उनने देखा कि भाई इनकी जमीन छीन ली, ये फिर भी नहीं गए, नौकरियां छीन ली, तब भी नहीं गए, इनकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी छीन ली, ये तब भी नहीं जा रहे, अब क्या करेंगे? Then began the final armed terrorism. That was a final assault. कि यार अब एक ही तरीका बचा है, इनको मार के भगाना पड़ेगा। Which is what eventually from 86, 87
विद द फॉर्मेशन ऑफ JKLF और कई सारे वो उसके साथ में छोटी छोटी घटनाएं इंक्लूडेड थी। और फिर बात आई 88 की, और 88 से आर्म स्ट्रगल शुरू हुई। 89 में उसने पीक पकड़ा। द डैमेज वाज डन इन 88 89, द डैमेज वाज डन, द स्टेज वाज सेट, द स्टेज वाज सेट। इवन 85 86 में मुझे ध्यान है, लोग कहते थे और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती थी, कहीं पे पत्थर फेंक देते थे आइसोलेटेड, कहीं पे थूक देते लोगों पे, वो जो इन सब पैलेस्टीनियन एरियाज में ये हमेशा से होता हाँ हाँ, है। नहीं वो देखिए, सेम थिंग्स दे वर कॉपीइंग एब्सोल्युटली। यू सी इफ यू इंतिफादा के नाम जी पे। जी, मैंने इनको इनफैक्ट इन 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 माय बुक रिफ्यूजी कैंप आई हैव आल्सो, उसके वो सारे उन बातों का जिक्र है कि देखिए सोशल फैब्रिक वाज चेंजिंग। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा था। आपको एक जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको ये बताया जा रहा था कि ये जो हम कर रहे हैं ये क्यों जरूरी है आपके लिए। यू सी दे मेड, मे बी लेट्स से जो सारी दुनिया में एक पॉपुलर, ज्यादातर मुसलमान खराब नहीं है, वो शांति, वो भी बाकी लोगों की तरह शांति प्रिय है, पर वो स्टेक होल्डर उनको बनाना बड़ा जरूरी था। तो जब उनको स्टेक होल्डर आपने कैसे बनाया, उनको आपने ये बताया कि ये जो तीन चार चीजें देखो, मैंने जमीन इनसे छीनी, किसके लिए छीनी, तुम्हारे लिए तो छीनी, आपके लिए। तुम्हारे लिए छीनी ना, तो तुमको साथ देना चाहिए। मैं इनकी नौकरी छीन रहा हूँ, किसके लिए नौकरी छीन रहा हूँ, क्या तुमको नौकरी मिले, तुमको साथ देना चाहिए। मैं इनकी सीटें इनको नहीं दे रहा हूं, तुमको दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए दे रहा हूं। ये लोग छोड़ के जाएंगे, अपनी जमीन जायदाद छोड़ के जाएंगे, किसको मिलेगी, तुमको मिलेगी। सो एक कम्युनिटी को पॉइजन किया गया और उनको पार्टनर्स बनाया गया इन क्राइम। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे बंटवारा इन लोगों ने, इस फैमिली ने, अब्दुल्ला ने या उनके महान सुपुत्र ने 60 से ही प्रारंभ कर दिया जी था। जी, 50 से ही शुरू हो गया था। तो इनफैक्ट 50 से। कॉलेजेस में ये आपको देखिए, अगर आपको नब्ज पकड़नी है, ये इट इज अ मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक वी फ्लॉड नॉट जस्ट एट लैंड ग्रैब एक्ट और एम्प्लॉयमेंट एक्ट और स्टेट सब्जेक्ट एक्ट और एजुकेशन एक्ट, नहीं। देयर हैव बीन, वी हैव फेल्ड ऑन कश्मीर, वी हैव failed consistently on every front. You see, if you have to know the pulse of the society, please check the schools and colleges. कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इट इज अगेन अ वाइडली नोन फैक्ट, कश्मीर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एंटी इंडिया बातें कश्मीर यूनिवर्सिटी से शुरू होती थी। क्योंकि बेसिकली कश्मीरी, whether he's a Muslim or he's a Hindu, we all carry the same genes. 99.9% Kashmiri Muslims are Hindus, basically. They were all very intelligent people. You see, that's why Kashmir is different. You cannot equate a Kashmiri Muslim with a Muslim of, say, Maharashtra or Telangana. They're essentially very poor people, intellectually very poor people. Kashmiri Muslim, like a Kashmiri Hindu, is a very wise man because it is the same genetic pool. It's the same genetic pool. You see, a Kashmiri Muslim may be able to tell you his grandfather's name, his great grandfather's name. He'll not tell you his great great grandfather's name, even if he knows. आज भी अभी जो आपके कश्मीर का जो ये है मेयर है, उसका नाम क्या है, मट्टू। ऐसे ही चाहे रहना आपको मिलेंगे, आपको बट मिलेंगे मुस्लिम्स में। दोज वर कश्मीरी मुस्लिम्स हु मे बी 2 generations ago, they still in the heart of hearts believed that they were Hindus, and they did not change the surname. Otherwise, there is no reason. If they are so against India, why should they have not changed their surname? I mean, does it call for any rocket science to know that they are carrying on with their Hindu names? इसमें कौन सी बड़ी बात? So 89 में फिर क्या हुआ? 89 में they felt that there has to be a revolt. ना उसके पीछे गांधी परिवार का क्या हाथ था कि उस समय, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान बड़ा की रोल प्ले करता रहा ऑल अलोंग। ये जो हमारी बॉनहोमी है ना, ये एक अलग लेवल है, लेकिन but Afghanistan played a major role in destruction of Kashmir, multi-level destruction of Kashmir. उस समय गुलबदीन हिकमतयार का दौर था अफगानिस्तान में. He was the emerging warlord of against the Shah of Afghanistan. राजीव गांधी को उसने बोला कि भाई मेरे को सरकार बनाने दो, आई विल इंश्योर यहाँ से एक भी आतंकवादी, इस समय बहुत चल रहा है कश्मीर, और पाकिस्तान ISI रैली कर रहा है कि भाई हमको कश्मीरियों को बचाना है, उनको आजाद कराना है, तो मुजाहिदों को भेजो.
मैं आपको अश्योर करता हूं अफगानिस्तान विल नॉट प्ले अ पार्ट इन दिस. Rajiv Gandhi did not have the spine. He did not do that. And rest is history. So the first wave of terrorism was led by Afghanis in Kashmir. Because a Kashmiri would not have had the courage to kill another Kashmiri. There was a process involved in terrorizing their brains, in terrorizing their mindsets, into killing the very people that they grew up with. Otherwise, a Kashmiri Muslim did not have the courage and did not have एक लड़ाई झगड़ा करना, सोशली परसिक्यूट करना, ताने मारना, वो दैट्स ऑल राइट. वी हैड लिव्ड विद दैट फॉर 800 years ना. देयर वाज एक सोशल, हमने एक स्टेटस को बना लिया था ना. हम लोग तो जी रहे थे उसमें, हम लोग जी रहे थे उसके साथ में, चाहे जो भी हो रहा था, सोशल परसिक्यूशन में जी रहे थे. लेकिन हमको ये पता था कि अल्टीमेटली ही इज नॉट गोइंग टू किल मी. टू ब्रेक दैट माइंडसेट, अफगान्स प्लेड द मेन रोल एंड देन दे कुड नॉट कंट्रोल इट. इट वेंट आउट ऑफ हैंड. सो जो फर्स्ट वेव जो 1990 में जो किलिंग्स हुई, वो किलिंग्स में इट वाज नॉट द नेटिव्स, इट वाज ब्रॉडली लेड बाय द फॉरेन टेररिस्ट लीडर्स हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान. फिर उसमें देखिए, इट वाज नॉट, राजीव गांधी का ब्लंडर कहाँ था. ही आपका हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, पॉलिटिक्स एक बहुत इंटेलिजेंट कॉम होनी चाहिए. ये आपको कश्मीर से समझना चाहिए. देयर वाज अ बिगर ब्लंडर. यू फॉरगॉट अफगानिस्तान क्या है, एक इट्स अ डेजर्ट, राइट? नो, इट हैज समथिंग व्हिच इज इमेंसली वैल्यूएबल, द ओपियम ट्रेड. You forgot it had opium trade. Today terrorism in Kashmir is not. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है भाई, तो वो कैसे कर रहा है इतना? Because it is controlling the opium trade of Afghanistan. How did you not have the political wisdom to know that Afghanistan sits on such an invaluable wealth of opium, which is the best drug in the world, which is मतलब कितने billions of dollars का कारोबार है, which is supplied all over the world. All over the world. So that money is pumped into Kashmir. Which is why they control most of the underworld also. Yes. So Afghanistan was a big blunder. Afghanistan was a big blunder. Then around 90s, we kept on doing blunders after blunders. When Jagmohan was there, Jagmohan's strategy, जगमोहन ने किसको बुलाया? रिबेरो को बुलाया, केपीएस गिल को बुलाया, people who had hands-on experience in combating terrorism in Punjab. They were his advisors, and the strategy was very clearly laid down, bullet for bullet. अगर आपको याद हो, जब 89 में जब आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई कश्मीर में, जब टेररिज्म शुरू हुआ, so it had miserably failed because it was so easy to contain that time. तब भी 1700 बंदूकें थी. तब कहते थे 1700 से 2700 क्लाशनकोव हैं कश्मीर में, उतने आतंकवादी हैं कश्मीर में. एक आतंकवादी 2 बंदूक तो चला नहीं सकता, 2700 थे. तो स्ट्रैटेजी बड़ी, जहां से एक गोली चलती है वहां इतनी गोलियां मारो कि वो एरिया तहस नहस हो जाए, वो दोबारा सोचे भी नहीं इस बारे में. सो दिल्ली में जामा मस्जिद में भाई इसने, मौलवी साहब ने बोला भाई मेरे कश्मीरी भाइयों का खून बह रहा है कश्मीर में, तो जगमोहन मार रहा है उनको. अगले दो दिन में रेस्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री हैज नेवर लुक्ड बैक. जगमोहन को रिकॉल कर लिया गया एंड दैट वाज द एंड ऑफ कश्मीर. वी हैड अ चीफ मिनिस्टर who went to London to pull rickshaw with his wife, and that was it. I mean, the bigger story is, do you know JK, the police forces, वहां पे उन्होंने, they had revolted. There was a commando action in the middle of the night. They had held a DIG hostage, and it was a commando action that actually saved all those policemen, and JKP was made to lay arms. Otherwise JKP ने भी revolt कर दिया था. See, all this, that time there was no media, there was no Facebook, there was no Twitter, there was no Snapchat, there was no Facebook, there was nothing. There was no news channel. You will never find this news on DD because Congress was sitting in power. There's nothing. So those stories, and when eventually, even when the migration happened in Jammu, when people were there in Jammu, Delhi, everybody, for example, I'll give you my own example. When I came back, I was very sure, अगले हफ्ते वापस जाएंगे, चलो अगले महीने वापस जाएंगे, 3 महीने बाद वापस जाएंगे. How old were you? I was How old were you, Ashish, 17 when you that time. 17. Yeah. So you had spent pretty much of your all over Kashmir. But when we eventually left, we left from Anantnag, which is now known as Islamabad. So हमारे टाइम में ही उसको देखिए,
हमारे टाइम में जब बस चलती थी अनंतनाग से श्रीनगर, तो उसमें इस्लामाबाद लिखा होता था, उसमें अनंतनाग, लोकल पार्लांस में अनंतनाग डिड नॉट एग्जिस्ट। इट वाज वेरी क्लियर, अगर आप अनंतनाग वर्ड बोल रहे हो यू आर ए हिंदू, आप इस्लामाबाद बोल रहे हो मुस्लिम्स वुड से इस्लामाबाद। ये देखिए सोशल लेवल पे हमने बहुत एडजस्टमेंट्स की थी। 1990 तक भी एक हिंदू मुसलमान के घर में रुक जाता था, एक मुसलमान बिना रोक टोक हिंदू के घर में आता था। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स इवन देन उनकी जन्म पत्रियां बनती थी, डू यू नो? रियली? यस, उनके उनकी जन्म पत्रियां बनती थी, उनके वो हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते थे। आज भी जो जो मेरे लेवल की मदर्स होंगी, जो जो मेरे एज ग्रुप की जो मदर्स हैं, आप उन कश्मीरी माओं से पूछो, उन कश्मीरी मुस्लिम माओं से पूछो, वो आज भी बात करते हैं। आज भी जब मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ तो उसकी मम्मी पूछती है, यार वो जंतरी में क्या लिखा है, अभी ये साल में क्या होगा। हमारे यहाँ जो एक वो पंचांग जो बनता था, कश्मीरी पंडित्स का पंचांग, तो इज एज ओल्ड एज द टाइम इटसेल्फ, राइट? तो सबसे ऑथेंटिक पंचांग माना जाता था उस समय। तो वो आज भी वो पूछते हैं कि वो क्या लिखा है उसमें। अच्छा, मेरे दोस्त है वो पूछते हैं, अच्छा क्या कहते हैं इस साल, क्या है, कब तक चलेगा। उनको पता है, पर आज की तो, जनरेशन को ऑब्वियसली दे तो डोंट नो। काफिर का पंचांग देखने में कोई तकलीफ नहीं थी इन लोगों को? नहीं, वहां ये तब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां ये सब कॉन्सेप्ट नहीं थे तब। हिंदू और मुसलमानों No, are ने, you saying people to people Gulf was not as pronounced by that time? yes, people to people relationships, they had found a semblance, they had found a relationship. There was no apparent social persecution, there were always undercurrents, and those undercurrents ऐसे समाज में हर जगह होती हैं। क्या महाराष्ट्र में वो अंडरकरंट नहीं है अगेंस्ट नॉर्थ इंडियंस? तो अपेरेंट नहीं था, पर एक रिलीजियस डिवाइड था। पर ऐसा नहीं था कि आप किसी मतलब आप किसी मुसलमान के घर में जा रहे हो तो वो आपको मार देगा, या हिंदू के घर में, ऐसा नहीं था। अपेरेंटली एवरीथिंग वाज फाइन, ऑन द लुक्स ऑफ इट एवरीथिंग वाज फाइन। वो इसलिए भी था बिकॉज वी बिलीव्ड इट इज आवर लैंड, वी बिलीव्ड हम यहां से छोड़ के कहाँ जाएंगे। और हम उस सिचुएशन में, हमको लाया गया कि हम कुछ कर नहीं सकते थे उस सिचुएशन में। हमने 800 साल द वर्स्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी की तरह अपना जीवन जिया। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि जो मैक्सिमम जो कश्मीरी पंडितों के जो फेस्टिवल्स हैं वो लार्जली इंडियन फेस्टिवल से अलग है? वो क्यों है? या हमारा रहना, हम लोग कभी कभी लोग मजाक भी करते आ रहे, तो हिंदू धर्म और ऐसे कुकर्म, तुम ब्राह्मण होके मांस खाते हो, वो क्यों है? वो इसलिए है, ऑल दीज वर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर यू टू स्टे अलाइव। अफगान, जो लास्ट अफगान मुझे अभी भी याद है, एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड, वट एवर आई एम सेइंग इट इज नॉट सम हियरसे, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स। अफगान्स ने करीब 13-14 डिक्टैट्स निकाले थे when they were done, कि जब किलिंग्स हुई, इतने सारे हत्याएं हुई, मतलब लाखों हिंदुओं को मारा गया, तो जब फिर एक वो सैटिएट हो जाते हैं ना, आप कितना देखोगे, आप कहते हो यार फाइंड समथिंग इनोवेटिव, कि ये जो थोड़े बहुत बच्चे हैं इनको थोड़ा सा अम्यूजमेंट कर दिया जाए, मेक फाइंड एन अम्यूजिंग वे ऑफ कन्वर्टिंग दी रिमाइंडर हिंदूज इनटू मुस्लिम्स। कैसे करोगे? तो उन्होंने 14 फरमान लाए। मैं 14 फरमान में नहीं जाता हूँ, मोटे मोटे आपको बताता हूँ। पहला, कि हर हिंदू फेस्टिवल, आपका फेस्टिवल कौन सा है सबसे बड़ा, बिकॉज वी आर ऑल शिवाइट्स, शिवरात्रि, तो शिवरात्रि में आपको मांस खाना पड़ेगा। तो अफगानियों की टोलियां आती थी रात को, वो पूजा में आपके, वो जब हवन चल रहा होता था वहां मांस, आपने ये रामायण में कहानियां सुनी है ना कि राक्षस आते थे, वो हवन कैसे भंग करते थे, राम ने मारा। हमारे लिए कोई राम नहीं आया बचा, हमारे लिए कोई राम नहीं आया बचाने, और वो हमारे हवन और हमारी संस्कृति भंग होती रही। और हमने धीरे धीरे मान लिया कि अब जिंदा रहना है तो मांस खा लेते हैं, कभी जब स्थिति बदलेगी तब देखा जाएगा, अभी जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा, तभी आप देखोगे हिंदू, आप सारे दिन में शिवरात्रि कब मनाते हो? आप दिन में मनाते हो ना। हिंदू, कश्मीरी हिंदू शिवरात्रि अंधेरी रात में मनाता था। क्यों? मुहूर्त वो नहीं, छिप के। मुहूर्त तो दिन में कई बारी होता है, क्योंकि आप छुप के करो। आप public celebration of festivals was banned, these were capital, they attracted capital punishment. So आप ना नवरात्रि मनाते थे, ना आप होली मनाते थे, ना दिवाली मनाते थे। दिवाली भी 80s में एक मॉडर्न फिनोमिनन के तौर पे उभरा कि चलो ठीक है यार, मतलब आप दिए जला लो, थोड़े बहुत पटाखे जला लो। ये 80 से पहले नहीं था।
You were not supposed to celebrate. Public celebration of festivals attracted capital punishment. अच्छा, आप Kashmiri Hindus were not allowed to wear footwear. Do you know? Why? Hindus could not have worn footwear. उन लोगों को दो ही footwear allowed थे. One made of wood, one made of grass. Wood was certain elitist people, they could afford a wooden one, जिसको खड़ाऊं कहते हैं, और masses पहनते थे घास का बना हुआ जूता. You were not allowed to wear a footwear. You were not allowed to wear gold. You were not, जो कश्मीरी पहनावा है ना, जो हम अक्सर देखते हैं, यार कश्मीरी पहनावा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिजाइनर, the brand ambassador of Kashmir, that is not the traditional पहनावा. That was brought in to create a differentiation. क्योंकि हम शक्ल से, हिंदू मुस्लिम में कोई शक्ल में फर्क नहीं है, हमारे आचरण में फर्क नहीं है, बोलचाल में फर्क नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट. आप दिल्ली में अगर जाओगे, आप कह सकते हो कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है ना. दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट, उनका एक अलग से फीचर होता है, क्योंकि वो बाहर के सोल्जर्स आके दिल्ली में बस गए. कश्मीरी तो वहीं के थे. तो हाउ वुड एन अफगान, फॉर एन अफगान टू परसिक्यूट अ हिंदू, ही हैड टू नो कि ये हिंदू है. तो कपड़ों में, हिंदुओं के कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी मना था. दे कुड नॉट हैव. सो आप कपड़ों से पहचान सकते थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान. आप तिलक नहीं लगा सकते थे. जो मंदिर है आप नहीं बना सकते थे, मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते थे, मंदिर टूट जाए उसका रिपेयर नहीं हो सकता था. अब लोग कहते हैं कि इतने सारे मंदिर थे कश्मीर में, पग पग पे मंदिर थे, वो कहाँ गए? टूट गए तो कहाँ गए? वो भाई साहब, जो जो डाउनटाउन श्रीनगर है, जो उसकी गलियां हैं, वो कश्मीरी, वो मंदिरों के जो पत्थर थे उन्हीं से पटी हुई. जो मंदिर टूट गए, तोड़े गए, उनको उनमें चुनवा दिया गया, सड़कों में चुनवा दिया गया, उससे वो बने. अच्छा, डू यू नो, हम कहते हैं ना परसिक्यूशन की बात करते हैं, मैं कहता हूं दुनिया ने ऐसा परसिक्यूशन कभी देखा नहीं है. नीरज भाई, अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू क्राई. इट अट्रैक्टेड कैपिटल पनिशमेंट. इवन इफ समबडी हैड डाइड इन योर फैमिली, यू कुड नॉट क्राई. सो अब आज के जो हिस्टोरियन वो कहते हैं, अरे नहीं यार, कश्मीरी हिंदू इनका तो सब ट्रेडिशन ही अलग है, दे डोंट बिलोंग टू इंडियन से, इनका मिलता नहीं है. कई कई ऐसा नहीं, कई कई अपने हिंदू भाई भी बेवकूफी में यही बातें करते हैं कि हमारे तो कल्चर अलग है. नहीं, हाँ, because most people don't actually. A lot of these facts that you are telling me now, I'm completely clueless. yeah, I'm yeah. surprised. You were I not did even not allowed to know. build a home next to a Muslim, which is why in Kashmir you will see ghettos. Hindus ghettos में रहते थे, 5 घर यहाँ, 10 घर वहाँ, 50 घर यहाँ. तो छोटे छोटे मोहल्ले होते थे, because the farman did not allow you to stay in the vicinity of Muslims. A Muslim could marry a Hindu, Right. Hindu could not marry a Muslim. Celebration Okay. of any kind was not allowed. और इससे भी फनी आपको बात बताऊं, आपने हमेशा देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, एक बाप अपने बेटे को, अपनी बेटी को कैसे कंधे पे लेके घुमाता है, बड़े चाव से घुमाता है ना, घोड़ा बनता है उसके लिए. कश्मीर में दैट वाज अ गेम. The game was, as per the Mughal, as per the Afghan diktat, the game was, suppose Neeraj is a Muslim and he goes out of his home. आशीष इज अ मुस्लिम, मैं नीरज के कंधे पे चढ़ सकता हूँ, फरमान से मैं जहां बोलूंगा, नीरज आपको मुझे वहां लेके जाना पड़ेगा, वहां तक छोड़ना पड़ेगा आपको मुझे कंधे पे उठा के. अच्छा, उसका मॉडर्न टाइम्स में देखिए, ये सब चीजें मॉडर्न टाइम्स में कहाँ रेलेवेंट है. कभी भी आपको कश्मीरी हिंदू कश्मीर में शाम के समय के बाद वो घर से बाहर नहीं जाते थे. अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को डिस्करेज करते थे कि भाई नहीं, बाहर नहीं जाना, या बहुत ज्यादा बाहर जाने नहीं देते थे बच्चों को. वो क्या है, वो उतना, आप सोचिए कितना साइकोलॉजिकल परसिक्यूशन का वो लोग बर्डन कैरी कर रहे थे. यार घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो परसिक्यूट होंगे. अच्छा, आपको पता डल लेक, जहां सारी दुनिया के सैलानी घूमने जाते हैं, बड़े चाव से जाते हैं, शिकारा में बैठते हैं. डू यू नो डल लेक इज द बिगेस्ट ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ हिंदूज, द बिगेस्ट ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ हिंदूज. वहां पे I've heard about. वो हमारी एक बात हुई थी, वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम किया जाता था. अफगान का जो लास्ट गवर्नर था, उसने वहां पे, वो हर शाम को वहां पे कोर्ट बनाता, कोर्ट लोग आते थे बैठने, सब हंसी मजाक होता था, ओपन दरबार होता था. अब मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए, तो जो ग्लैडिएटर गेम्स होती हैं वो कश्मीर में भी होती थी. आपको पता है वो कैसे होती थी? कि हिंदुओं को पकड़ के लाते थे कि भाई मुसलमान बनोगे या नहीं बनोगे, वो कहता था नहीं बनूंगा, तो उसको चटाई में लपेटते थे,
और उसको डल लेक और में फेंका जाता था। और फिर सारे लोग जितने थे ना वो शर्त लगाते थे कितने में डूबेगा, 1 2 3 शर्त लगती थी उसके ऊपर। दैट वाज कॉल्ड द गेम ऑफ वतल बुज। व्हाट वाज द नेम? वतल बुज, VOTALBUJ, वतल बुज इस गेम को कहा जाता था। लॉ बायोमेंसी है, पानी में कुछ भी डालेंगे वो ऊपर नीचे जाएगा, अगर वो फ्लोट करता है धीरे धीरे घास होता था, पानी सोखता था और वो डूब जाता था। सो बहुत ज्यादा आउटगोइंग लोग नहीं थे। तो शिवरात्रि पे फिर लोगों ने क्या किया, अब नैरेटिव्स बिल्ड कर दिए दिल बहलाने के लिए लोगों ने। अब देखिए, अब अगर मेरा बेटा है तो मैं उसको थोड़ी बोलूंगा कि यार, अगर मुझे, मैं अपने माइंड में बड़ा क्लियर हूं कि ये मेरी धरती है, मुझे यहीं रहना है, मैं क्या अपने बेटे को सिखाऊंगा। और अगर मैं माइनॉरिटी में भी नहीं, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में, उसको शांति का ही पाठ बताऊंगा ना, कि बेटा शांति से रहो। वो मुझसे पूछेगा कि भाई वेदों में लिखा है ये, मतलब मांस नहीं खाना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। तो मैं उसको क्या कहानी सुनाऊंगा? मैं उसको ये कहानी सुनाऊंगा कि भाई देखो, यहाँ कश्मीर में बर्फ पड़ती है 6 महीने, खाने पीने को नहीं होता कुछ, इसके लिए मांसाहार करना जरूरी है। बट दैट वाज नॉट इट। Kashmir is one of the most ancient civilizations in the world. It always had a very robust food preservation system for the winter months. This was a gift of Afghans की वो आपको डाइल्यूट करने के लिए आपको फोर्स करते थे मांसाहार खाना, वो बाद में एक कल्चर बन गया। और फिर जब आपकी रूलिंग क्लास जो होती है, जो भी रूलिंग क्लास का जो कल्चर होता है, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशनल वैल्यू एक्ट करता है ना। आपने देखा अंग्रेज टाई पहनता है, सूट पहनता है, तो आपके लिए धोती इंफीरियर हो गया, सूट इंपॉर्टेंट हो गया, करेक्ट? दैट इज हाउ इट वर्क्स। अंग्रेजी हमारे लिए क्यों, व्हाई डिड इंग्लिश बिकम अ प्रेफर्ड लैंग्वेज? व्हाई नॉट फॉर जर्मन? यू सी, एस्पिरेशनल। बिकॉज इट इज। तो यस। जो मुस्लिम्स का खाना होता था वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन गया। तो आपने भी देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 100 साल के बाद में, व्हेन इट बिकेम अ हैबिट, व्हेन इट वाज रन इन, योर फादर वाज नॉट अलाइव, then the son had always grown up eating non-vegetarian food, his son became a non-vegetarian, it became norm. But the only differentiation that remained between Muslims and Hindus was Hindus would never use adrak, lasan, pyaz, tomato. तो वो हिंदुओं ओके। का खाना बन गया, हिंदुओं का नॉनवेज वो बन गया। जैसे जैन चिकन होता है ना, जैन भी जब चिकन खाता है उसमें प्याज टमाटर नहीं डालता, हमने भी वही प्रथा। पर हमने उसको ये कहा कि देखिए, हमारी गलती कहाँ रही, हमारी गलती कश्मीर के प्रोस्पेक्ट में यहाँ रही मल्टीपल लेवल पे। एक तो इट इज एन आइडियल केस स्टडी फॉर स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकल फेलियर्स। दूसरा, एक कम्युनिटी को पॉलिटिकल फॉडर बना के यूज किया गया ऑल थ्रू आउट, ऑल थ्रू आउट। आज भी वही हो रहा है। This, this bonhomie about Article 370, how many people know Article 370 was not created by the Britishers? It was a part of Ranbir Code. It was integrated into the Constitution of India through Ranbir Code. It has always existed for the protection of Kashmiri Hindus and Muslims both. So that outsiders, you see the whole scenario 370 के पीछे की क्या कहानी थी, कि आपने 800 साल का परसिक्यूशन झेला। जब बर्षा का टाइम आया उस समय स्टेटस को चेंज हुआ, उसके पीछे एक अलग कहानी है, विल कम टू दैट सम टाइम लेटर। बट Barsha ended the persecution, formal, socio, apparent persecution of Hindus, and he began giving them the same respect. He brought Hindus back into the court. जो सर्वाइविंग तब बचा ही नहीं था, कुछ सर्वाइविंग थे Hindus, to the extent they accepted, they moved from Sharda, from Sanskrit to Persian, not Urdu. Urdu came during the Mughal time, Aurangzeb time. They adapted to Persian. They said, हम अपनी तरफ से आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं, हमारा ये परसिक्यूशन बंद होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर उन्होंने एडवोकेट करना शुरू किया। जब जब रणवीर सिंह, जब सिख राज आया, तो उन्होंने कहा कि यार आप तो आओगे जाओगे सब लोग, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि कश्मीर के ऊपर में बाहर के लोग आके कब्जा कर लेंगे फिर से। Since we already have an 800-year experience in being ruled by others, in being persecuted, killed, massacred by others, let this not happen again. Let us create some kind of a protection. 370 ये कहीं नहीं कहता कि ये हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए। It was broadly, it was articulated well by the locals there for their own safety. But in a political dispensation, 370 should have been abolished in 47 itself.
In a federal Right. system, in a democracy, any protection like a 370 is criminal. Because अब देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, माइनॉरिटी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज को राइट्स हैं। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मतलब 20-25 करोड़ अगर मुसलमान हैं, उनको माइनॉरिटी स्टेटस है, सब उनको फैसिलिटी सब्सिडीज मिलती हैं। सरदार हैं, जैन हैं, XYZ जितनी सारी कम्युनिटीज हैं, सबको सब्सिडीज मिलती हैं। अच्छा, कश्मीर में कौन माइनॉरिटी में? हिंदू माइनॉरिटी में, और कितना मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, माइक्रो माइनॉरिटी है ना उनको। लेकिन वहां पे वो कश्मीरी गवर्नमेंट क्या कहती थी, भाई आप माइनॉरिटी हो नहीं, आप, हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, J&K इज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में, तो आप तो हिंदू हो। ये तो हम आशीष भाई, ये तो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि 8 स्टेट्स में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देना है, ऑफिशियली बोल चुके यही आप सोचो कि वहां हमको ये बोलते थे कि आप माइनॉरिटी थोड़ी ना हो, आप तो J&K हिंदुस्तान का हिस्सा है, और आप हिंदू हो, हिंदू तो इंडिया में मेजोरिटी में, सो यू आर नॉट, आप वो माइनॉरिटी हो जो J&K में, फिर भी J&K होते हुए भी आप मेजोरिटी में। सो हमको कभी कोई, वी वर पॉलिटिकल। अभी भी 370, देखिए जगमोहन के टाइम में भी 370 था ना, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज आई वॉज देयर, आई हैव सीन इट, माई जनरेशन हैज सीन इट, द गोल्डन रूल ऑफ J&K आफ्टर 47 अगर कोई था, वो जगमोहन के टाइम का गोल्डन रूल था। आप याद करिए, माता वैष्णो देवी श्राइन today is considered to be the ideal and icon, a beacon of how a political, a religious establishment should be managed. वो क्या उसका 370 नहीं था? जम्मू की सड़कों, मैं गवाह हूं, जम्मू की सड़कों के बारे में हम लोग कहते थे कि जम्मू की सड़कें ऐसी हैं कि जेट फाइटर लैंड कर सकता है जम्मू में। दिल्ली की सड़कों से जो 90 में जब अप्पूगर ये सब बना, तो आप जानते हो कि दिल्ली ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, कैसे कैसे वो 6-6 इंच की मेटल रोड बनी, और वो क्या सुंदर सपाट सड़कें और ये बनी। जम्मू कम नहीं था क्या उस समय? 370 नहीं था जम्मू में उस समय? इट इज वन ऑफ द मोस्ट, हर इंडिया की स्टेट करप्ट है, चाहे वो किसी भी सरकार की हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में आइकॉनिक करप्शन होता है। जगमोहन के टाइम में पीपल वुड शिट इन देयर पैंट्स बिफोर डूइंग करप्शन। आज करप्शन की भाषा चेंज हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि मैं करप्ट नहीं हूं ना किसी को होने दूंगा, लेकिन जो उनके नीचे के लोग हैं वो कैसे हो गए? वो कहते हैं यार देखो, अब हम रिश्वत नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो ये जो 500 रुपए का काम था, अब ये 5000 में होगा, क्योंकि रिस्क बढ़ गया है। जम्मू इस समय, आप देखिए, जगमोहन का टाइम था, आज तो हमारे पास जम्मू में बीजेपी की सरकार है, सारे एमपीज हैं। आपको पता है जम्मू कचरे का ढेर बन गया है, सिविक एमिनिटीज तक प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, टूटी फूटी सड़कें ऐसी हैं कि बंबई को भी मात दे दें आज की तारीख में, जो बची खुची है। 3 महीने में सड़कें बनती हैं, 3 महीने में वो खत्म हो जाती है, बारिश भी नहीं पड़ती उतनी जम्मू में। तो कचरा, मिसमैनेजमेंट, हर तरीके का मिसमैनेजमेंट, क्या कर लिया आपने? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल। जगमोहन प्रूव कि 370 or no 370, you had to have a political will. We never had a political will. आज आपके पास जम्मू एयरपोर्ट इज लाइक तेल अवीव एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है। उसके एयरपोर्ट के बगल में आपके 50,000 रोहिंग्या बैठे, क्या उखाड़ लिया आपने? आपने क्या उखाड़ लिया? पूरे जम्मू को इस वक्त रोशनी एक्ट के अंदर में आपने लीगलाइज कर दिया एनक्रोचमेंट। क्या कर लिया वहां? आपको पता है आज से 4-5 साल पहले द बेस्ट गार्डेड सीक्रेट, वहां पुलिस एक्शन हुआ, वो पुलिस के लोगों को जान बचा के भागना पड़ा वहां से। लोकल्स ने उनके हमला कर दिया उनके ऊपर, पुलिस वाले भाग गए वहां से, अब कोई जाता नहीं है वहां पुलिस वाला भी। सो ठीक है, 370 के पीछे वो तब हमारी छुपती थी कि भाई नहीं, हाँ 370 है। और वो क्यों था? क्योंकि आपने उनको नहीं कहा कि 370 को हटाओ, ये होना है। अरे जम्मू कश्मीर सरकार ऐसी सरकार है कि उसके पास सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं होता, ना तब था ना अब है। वो हर चीज, आप हर साल 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज बेचते थे ना नीरज भाई? यस एब्सोल्युटली, एंड नॉट ओनली दैट, आई रिमेम्बर करीब 7-8 वर्ष पहले जब मैं गया था, तो मैं काफी लोगों से मिला, और जिस से मिला अधिकतर का रेफरेन ये की था कि
there is a monumental corruption going on under Abdullah हाँ, Junior's monumental. मेरे से पूछो, nose. मैं बताता हूँ. I made a winning bid. Monumental. The words they used were monumental. मोन्यूमेंटल. अब सुनिए, मैंने टूरिज्म छोटा की मोटा पॉलिसी नहीं. बनाई. ठीक है, मैंने टूरिज्म की पॉलिसी बनाई बिकॉज आई न्यू देम. तो पॉलिसी बनी, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया. सबने कहा बहुत बढ़िया है, टूरिज्म एकदम चेंज हो जाएगा, $1 बिलियन बिजनेस बन जाएगा हमारे लिए. अच्छा, मजे की बात पता क्या है, फिर बाद में मुझसे ही 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया. कि भाई 1.5 करोड़ रुपया दो तो तुमको देंगे टेंडर. So that is the story of Kashmir. But to sum it up, after 47, there was a four-pronged strategy. Nothing happened in 89-90. 1990 was... So can you quickly recap the Yes. four? So there were four-pronged strategy. One was, the first strategy that Sheikh Abdullah formed was the Land Grab Act. I'm calling it land. It was known as Kashtkar Act, but it was a land grab act कि हिंदुओं की जमीनें लेके सारी काश्तकारों को दे दी, मुस्लिम्स को दे दी. Employment से हटा दिया गया. The policy was no Hindu employment. Third, they brought in a state competent authority कि admit के. और finally, armed struggle was a gift of Rajiv Gandhi to Kashmir. 1990 में जो भी हुआ, that was final onslaught कि भाई. लेकिन वहां पे वो थोड़े गलत इसलिए हो गए कि जगमोहन वहां पे था. सी, जगमोहन ने क्या किया, जो भी कर्फ्यूज लगे और हिंदुओं को निकलने का मौका मिला, अगर जगमोहन नहीं होता तो शायद कोई भी हिंदू जिंदा बाहर नहीं निकल के आ पाता. जो लोग तब तो जो स्लॉटर होता और भी बड़ा. Because they knew. You see, today again the problem for them is Hindus in groups ही सही, fragmented ही सही, लेकिन कश्मीर की बात तो करते हैं ना. This was something that was they had not envisioned that time. Because वो टाइम में लोगों को नहीं पता था फेसबुक आ जाएगा या ट्विटर होगा या ऐसे होगा या न्यूज चैनल्स आ जाएंगे. एंड अगर एक सिंगल आदमी भी कश्मीर की बात करता है तो वो कहीं ना कहीं आग सुलगती रहेगी. वो एक थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ कि कश्मीर आज भी जिंदा है. और आज भी अगर सपोज मेरे जैसे लोग हैं या मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि जब शांति होगी मैं वापस जाना चाहूंगा. मेरी मिट्टी है, मेरी धरती है. अपनी मिट्टी अपनी धरती से उखड़ के कोई पौधा नहीं पनप सकता ना कहीं पे. देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहते हुए कंक्लूड करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. डेथ इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर फिजिकल डेथ. वी गेट अ बुलेट, वी डाई. वी गेट अ डिजीज, वी डाई. और वी डाई इन एन एक्ट. दैट इज वन काइंड ऑफ अ डेथ. बट दिस इज नॉट अ पेनफुल डेथ. There is a death that is far more excruciating when your culture dies, when your language dies, when your traditions die, and you wonder who you are. You die every day. This whole community is on the precipice of extinction. And there are multiple issues also. Now there are intercaste marriages. There are so many things that are happening, which are concept-wise, they are not wrong. I'm not suggesting that one person cannot fall in love with another person. No. But as the minuscule community in the world that has suffered 800 years of persecution, there are certain things which our community cannot afford because we are not living in Kashmir. Otherwise, farak nahi padta tha. Because we are not living there. Every such move is further accelerating our extinction because we don't speak the language anymore. हम लोग जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है उसमें तो हिंदी की जगह नहीं है. मेरा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो शिकायत ये आती है कि आपका बच्चा हिंदी में बात करता, बताइए वो कश्मीरी कहाँ से सीखेगा यार. उसको तो हिंदी के लाले पड़े हुए हैं, उसको अंग्रेजी सीखनी है. कहीं पे आपकी कल्चर की व्यवस्था वैसी नहीं है, आपका ट्रेडिशन वैसा नहीं है. शुरू में जम्मू में जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, एवरी ईयर 15-20 पीपल वुड डाई बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, because we were not used to such extreme weathers. Right. So this नाम किताबों में रह जाएगा कि सरनेम के हिसाब से रहेगा कि अरे ये सरनेम है, ये कश्मीरी होगा, पर न तो वो संस्कार से, न सभ्यता से, न संस्कृति से कश्मीरी होगा. वो एक बहुत बड़ी पेनफुल डेथ है, मैं समझता हूँ. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड योर our discussion has been quite an eye-opener even for me and not only for many of our viewers. I didn't know a lot of these intricate details, and thanks to you, now I'm privy to them. In our next Facebook Live, Ashish Bhai, I would like to discuss your latest love, Didda. Yes. And if you want, you can take
quick 30 seconds to 1 minute to describe what it is about. Yeah, I will actually take the liberty of taking 60 minutes, 30 minutes for Dida, 30 minutes for something else. I'll take the first 30 minutes. कि कई सारे जर्नलिस्ट दोस्त हमारे जो हैं और इंटेलेक्चुअल जो हैं वो हमेशा ये पेडल करते थे, जैसे बरखा दत्त है, ये लोग पेडल करते थे कि कश्मीरी हिंदूज वर इलिटिस्ट. नो, दे वर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. और ये कहा जाता है कि भाई वो इलिटिस्ट लोग थे. By what stretch of imagination a community who has been killed over 800 years. ये गलती कहाँ होती है? क्योंकि आप सिर्फ 90 का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो. अच्छा, वो दूरी अगर थी ना, सोशल दूरी, वो क्यों थी? डू यू नो वो सोशल दूरी क्यों थी? ये हमारे अपने नैरेटिव की कमी. हाँ, अच्छा, वो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये इन जर्नलिस्टों को इस बात की अकल नहीं है कि जो कश्मीर में जो मुस्लिम्स रहते थे वो हेल्थ और सैनिटाइजेशन का एक इशू था. आज भी जब कोविड, आज किसी को कोविड होता है तो क्या आप उससे हाथ मिलाते हो? उससे दूरी बना के रखते हो ना. कश्मीरी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस वक्त में, उनको अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ और सैनिटाइजेशन की उस वक्त. हम कहते हैं ना 10,000 साल की सभ्यता है. हमारी सभ्यता की साफ सफाई, सुच्चा होना हमारी सभ्यता का हिस्सा है. वो जब लोग, उनके पास तो टॉयलेट्स भी नहीं, वो टॉयलेट जब करते थे ना तो वो पानी से साफ नहीं करते थे, वो मिट्टी से साफ करते थे. आपको पता है? तो जब मिट्टी से आपने सूसू पॉटी साफ किया तो आप उससे हाथ मिलाओगे? अच्छा, आज के लोगों ने उसको पेडल कर दिया कि अरे ये तो इलिटिस्ट लोग थे, ये मुसलमानों से दूरी बना के रखते थे, छुआछात करते थे. पीपल डोंट अंडरस्टैंड द रीजंस व्हाई दैट वाज हैपनिंग. सेकेंड थिंग जो मैं कहता हूं कि कश्मीर के लिए गोल पोस्ट चेंज करने की जरूरत है. आज जो चाहे सारे हिंदुस्तान में हमारी आदि जो सभ्यता है वो महिलाओं की सभ्यता है. हिंदुस्तान जब सोने की चिड़िया था वो इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गौरवशाली महिलाएं थी, कश्मीर इंक्लूडेड. नीरज भाई, क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट, सबसे ज्यादा जीनियस मिलिट्री कमांडर्स कश्मीरी महिलाएं मानी जाती. ये ऐसा सच है जो हमारे जो पद्मश्री मिले हुए हिस्टोरियंस है ना, उनको भी नहीं ये बात पता. खैर, मुझे भी ये बात नहीं पता थी. मैंने लेकिन अपने जीवन के 6 साल दिए हैं इस रिसर्च को लाने में. जो मेरी रिसर्च स्त्री देश के नाम से अभी आने वाली है, उसमें मैंने 13 ऐसी गौरवशाली महिलाओं की जीवनी निकाली है जिन्होंने दुनिया को बैंकिंग से लेके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेके, फर्स्ट पेड आर्मी, दुनिया की पहली कमांडो दस्ता, दुनिया का पहला काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, दुनिया का पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, दुनिया का पहले वाटरवेज सिस्टम, और ऐसी अनगिनत चीजें दुनिया को गिफ्ट करी. लेकिन वो हमारे 800 साल के परसिक्यूशन में वो ग्लोरी कहीं खो गई, और बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने वो ग्लोरी फॉरेनर्स को पास ऑन कर दी. अदरवाइज जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है दुनिया का, उसको क्रिएट करने का जो गौरव जाता है वो हिंदुस्तानी महिलाएं, कश्मीरी महिलाओं को जाता है. उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए थे. उसमें दिदा भी एक थी जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी थी, जिसने दुनिया की पहली पेड आर्मी, दुनिया का पहला कमांडो दस्ता, दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर स्ट्रेटेजी कौन सी है? गुरिल्ला वॉरफेयर. छत्रपति शिवाजी, सीरिया, अफगानिस्तान, हमने हर जगह देखा कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत थोड़े लोग कितनी खतरनाक फौजों को हराते हैं. दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर स्ट्रेटेजी बनाने वाली एक हिंदुस्तानी महिला थी, कश्मीर की रानी. ये कश्मीरी महिलाओं का गौरव था. और दुनिया की सबसे लंबा राज करने वाली महिला भी एक हिंदुस्तानी महिला, एक कश्मीरी महिला थी. जो हम कहते हैं ना, हमारी हिस्ट्री में अक्सर कहा जाता है हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया थी. वो कौन सा दौर था? याद करिए. दैट वाज अप टू द 10th सेंचुरी. वो क्यों था? क्योंकि दुनिया में सबसे सशक्त महिलाएं उस वक्त राज करती थी, और एक महिला जो राज करती थी उसने हिंदुस्तान को 44 साल सुरक्षा दी ताकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सके. जब तक उसका राज था गजनी को उसने आने नहीं दिया. जब उसका देहांत हुआ उसके 200 साल के बाद में, जब गजनी फाइनली जीता और अंदर आया, उसने हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया. तब ये सोने की चिड़िया पे ऐश करने वाले जितने बड़े बड़े राजा थे सब गायब हो गए, क्योंकि एक महिला का राज था. एक हिंदुस्तान की गौरव की रक्षा एक महिला कर रही थी. इसके लिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था.
हमको वापस उसको रिविजिट करना पड़ेगा और महिलाओं को अपना स्थान वापस देना पड़ेगा। महिलाओं को हमने जो एक वो एक्टिविज्म के नाम पे हम लोग महिलाओं की ट्रेजेडीज को सेलिब्रेट करते हैं एक्टिविज्म के नाम पे, महिलाओं को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमने महिलाओं को एक जू में गाथा वापस आनी चाहिए, वो हम अलग कभी बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच आशीष भाई, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। आई एम कंप्लीटली mesmerized. I'm transported back to Kashmir in last 800 years, and particularly so 50s, 60s, and 70s and 80s. And it is absolutely wonderful to have you on board with Rashtradhara, and I can see a lot of Rashtradhara members who are active members are watching our Facebook Live. In fact, Taruna ji has asked a question to you. Why do we mention Kashmiri Pandits? Are there no other Hindu castes in Kashmir? Would you like to just take that before we can? Oh, of course. You see, it's very important. Yes, it's a very important question that Taruna ji आपने रेज किया है. इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. दुनिया में मुस्लिम्स का रैली पॉइंट क्या है? इट्स मक्का मदीना. सरदारों के लिए रैली पॉइंट क्या है? अमृतसर, द गोल्डन टेम्पल, द सीट ऑफ सिख पावर. हिंदुओं का रैली पॉइंट क्या है? इट वाज शारदा विद्यापीठ. दुनिया में वेदिकिज्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की का जो रैलिंग पॉइंट था, जो फोकल पॉइंट था, वो शारदा विद्यापीठ था, जो आज मुजफ्फराबाद में है. तो कश्मीर, अनडिवाइडेड कश्मीर का वो एक सेंटर पॉइंट था उस वक्त, जहां से सारी दुनिया को वैदिक सभ्यता, सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी, तंत्र, मंत्र, शक्ति, पूजा सब सिखाया जाता था. 5700 साल पहले तक ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो डिप्लोमा, डिग्री, अपना सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था. इट इज सेफली सेड, दुनिया में जिसने भी स्पिरिचुअलिटी सीखी है, जिस भी धर्म ने सीखी है, वो पहले शारदा विद्यापीठ गया, उसके बाद उसने सारी दुनिया में अपना उसमें एक फ्लेवर जोड़ के, चाहे वो जैनिज्म बढ़ा, चाहे वो बुद्धिज्म बना, ये सारे धीरे धीरे जो धर्म बने, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द लर्निंग्स थ्रू शारदा विद्यापीठ. तो उनको इसके लिए उनको पंडित कहा जाता था. पंडित का मतलब होता था कि जो आदमी प्रैक्टिस करता है सनातन धर्म की. ये एक मतलब मैं सिंप्लीफाई इसको कर रहा हूं कि वो डे टू डे में जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनको पंडित इसलिए कहते थे क्योंकि वो सिर्फ एक काम करते थे. दे वर द कस्टोडियंस ऑफ वेरियस स्पिरिचुअल सीट्स इन द वैली. कश्मीर में लोग आते ही मोक्ष के लिए थे, स्पिरिचुअल मोक्ष के लिए आते थे, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए आते थे. वहां कोई ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज्म नहीं होता था. कश्मीर दुनिया को गिफ्ट था फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. उसके लिए उनको पंडित कहा जाता था. इज अ वेरी मॉडर्न फिनोमिनन. वो ब्राह्मण से जोड़ के, ब्राह्मण जो होता था, ब्राह्मण का एक कास्ट या एक क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं. This whole philosophy of what we understand as social classification is wrong. Anybody who wants to understand social classification should read Shiv Puran. This जो आपका जो सवाल है, ये क्योंकि हमने, आपने, मैंने, हम सब ने अंग्रेजों की दी हुई हिस्ट्रीज पढ़ी, तो सोशल क्लासिफिकेशन जो आज आप और मैं या लार्जली लोग समझते हैं, that is a gift, that is an abomination of Britishers फॉर आवर सोसाइटी. अदरवाइज हमारे यहाँ 4 ही चीजें होती थी: ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण वैश्य. जो काम करता है वही ब्राह्मण है. फर्क इतना है कि एक ब्राह्मण 24 घंटे सिर्फ धर्म की बात करता है, सीखता है, सिखाता है. क्षत्रिय दिन में केवल 12 घंटे धर्म की बात करता है, 12 घंटे लड़ता है. वो ब्राह्मण क्षत्रिय था. शूद्र वैश्य कम होता गया. और जो पास धर्म के लिए तो टाइम नहीं था, वो बेचारा क्योंकि अपने समाज की व्यवस्था में ही लगा रहता था, इसके लिए उसको शूद्र ब्राह्मण कहते थे. तो ये ब्राह्मण इज अ वेरी मॉडर्न फिनोमिनन. पंडित वाज somebody who has devoted his life to practicing Sanatan Dharma, which is why we proudly call, we don't call ourselves as Kashmiri Brahmins, we call as Kashmiri Pandits. Because you may know, if you don't know, I am telling you that Shaivism, अगर आज भगवान शिव के बारे में पूरा विश्व कुछ जानता है, it is because of Kashmiri Shaivism.
शेविज्म इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड बाय माय पूर्वज. हमारे जो, अब जैसे मैंने स्पेसिफिकली अनइंटेंशनली मेरे पूर्वज कहा, वैसे उसमें सच्चाई ये भी है कि जैसे मेरा सरनेम कॉल है, बाकी जितने सरनेम है हमारे पूर्वज, वो नहीं, बाकी जितने सरनेम है ना, वो कुछ काम की वजह से उनको सरनेम दिया जाता था. कॉल जो बेसिकली है भगवान शिव का जो तंत्र रूप है, जो उनकी शक्ति का रूप है, उसकी जो उपासना है उसको कौल संहिता कहते हैं. सो वी, my purvajas, they were the custodians of the shakti of Bhagwan Shiv, which is why we were called calls, and which is why calls were at the highest pecking order in the valley. Anyway, that's a very different discussion, but that is why broadly we proudly call ourselves as Kashmiri Pandits. Thank you so much, Ashish bhai. It has been wonderful to have you over, and I'm hoping we will, in addition to the next Facebook Live on Didda, we'll also do someday a discussion on Martand Temple, if you Martand can. and I think That'll be Sharda my is an important Sharda part. as well. Yes, Sharda is an important Absolutely. because Sharda story, you know, Thank you. it is a fill in the blanks कि जब अमृत निकला उसके बाद क्या गया, कहाँ गया, किसी को नहीं पता, हमारे कहीं पे एक्सप्लेन नहीं है. कश्मीर में उसकी व्याख्या मिलती है, so that is also an important part. That will be wonderful to hear that story in your words with the depth that you have done in last decade or so, I think. And absolutely wonderful to have you over. Thank you so Thank much. you so much. Thank you, Thank you so viewers. much. Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you.